मित्रों, जय माता की। नमस्कार, संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी लाल किताब की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा विषय है, आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे हो, शनि की साढ़े सती। ये नाम सुनते ही बहुत लोग घबरा जाते हैं। घबराना बनता भी है, क्योंकि बहुत लोगों को इस काल में, इस काल दौर में अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंचते हुए देखा गया है। ये एक ऐसा ट्रांजिट है, ये एक ऐसा योग है जो वैदिक में बहुत अच्छे से इस नाम को भी बताया गया है और इस योग को भी बताया गया है। लेकिन आज हम इसको लाल किताब के माध्यम से समझेंगे। अब लाल किताब में तो इस शब्द का प्रयोग नहीं होता। शनि साढ़े सती कैसे जुड़ेगा ये लाल किताब के साथ? आप में से बहुत लोग आश्चर्यचकित भी हो रहे होंगे, अचंभित भी हो रहे होंगे कि लाल किताब के संदर्भ में और शनि की साढ़े सती ये कैसे बना? पहले हम समझते हैं शनि की साढ़े सती क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन-कौन से ग्रह हैं जो शनि की साढ़े सती में या शनि के अच्छा और बुरा होने में हमें सहायता कर सकते हैं। किसी के ग्रह योग खराब होने के बाद भी अगर आप उन स्पेसिफिक ग्रहों का इलाज कर लें या उनको अपने व्यवहार में अच्छा कर लें, तो उससे शनि की साढ़े सती में उतनी तकलीफ नहीं होती या आपको उसका लाभ भी मिल सकता है। और फिर चलते-चलते अगर समय रहेगा तो हम इस बार शनि की साढ़े सती के कुछ विशेष उपायों की भी बात करेंगे। अब कैसे होती है शनि की साढ़े सती और क्या होता है शनि की साढ़े सती? शनि इस हमारे सौर मंडल का सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है और जो चंद्रमा है वो हमारे सौर मंडल का या हमारे नवग्रह मंडल का सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। और चंद्रमा को हम मन का कारक भी कहते हैं और शनि यानी कि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी सबसे धीमी गति है। हर एक के जीवन में शनि की साढ़े सती कम से कम 2 बार, 1 बार या ज्यादा से ज्यादा 3 बार आती है। कोई बहुत भाग्यशाली होगा जिसको 4 बार शनि की साढ़े सती मिलेगी, क्योंकि शनि का जो ब्रह्मांड का दौरा है, सूर्य का दौरा है, वो लगभग 30 साल में पूरा हो। तो 60 साल में, तो 30 साल में 1 बार आएगी, 60 साल में दूसरी बार आएगी और जिसका जीवन 90 साल तक चलेगा तो उसको 3 बार तो शनि की साढ़े सती देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मैंने आपके सामने एक चार्ट दिखा रखा है किसी जातक का। तो इसमें ऊपर मैंने दिखाया है लग्न और नीचे है आज का गोचर, यानी कि आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस समय का, उस दिन का गोचर है ये, यानी कि उस दिन कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं। और लग्न चार्ट का मतलब आप सभी जानते हो कि जिस दिन जातक पैदा हुआ उस दिन ब्रह्मांड में जो ग्रहों का स्नैपशॉट है, जो अगर पिक्चर ले ली जाए ग्रहों की तो पता चलता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। अब इसमें सिर्फ जो हमारे मतलब के हैं वो चंद्रमा हैं और शनिदेव हैं लग्न कुंडली में। ऐसे ही मैं मार्क कर लेता हूँ शनिदेव और चंद्रमा गोचर में। लेकिन कैसे देखेंगे ट्रांजिट को, कौन किसको प्रभावित करेगा? दोनों ग्रह लगन चार्ट में भी हैं, दोनों ग्रह हमारे जो गोचर में भी है। तो ट्रांजिट में जो हमारा पिंड है, हमारा शरीर है, उसमें हमें एक प्रकार की ग्रहों की संरचना मिली हुई है कायनात से, जिसको कि हमारा लग्न चार्ट कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में शनि का एलिमेंट कैसा, वो यहाँ से पता चलेगा। चंद्रमा का एलिमेंट कैसा हमारे शरीर में, वो यहाँ से पता चलेगा, लग्न चार्ट से पता चलेगा। लेकिन जब हम अपना पूरा जीवन जीते हैं उस दौरान ये ग्रह वहीं पे नहीं रहते, तो ये ग्रह चलायमान अवस्था में होते हैं। तो चलते हुए ग्रहों पे जब शनि देव हमारे लग्न चार्ट के चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, यानी कि ब्रह्मांड में जो शनि देव चल रहे हैं इस समय गोचर में मकर राशि में है, तो शनि देव इस समय ब्रह्मांड में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब ये जातक पैदा हुआ था तो इसका चंद्रमा मकर राशि में था, यानी कि अब लगन चार्ट के इस चंद्रमा के ऊपर से जब गोचर का शनि गुजरेगा तो ये ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि हमें शनि की साढ़े सती कैसे देखनी है। गोचर का जो शनि है वो हमारे लगन चार्ट के चंद्रमा के ऊपर से जब ट्रांजिट करेगा, यानी कि गोचर करेगा, तो उस दौरान उस चंद्रमा पे, यानी कि हमारे पिंड में, हमारे शरीर में जो चंद्रमा का एलिमेंट है उसके ऊपर शनि के जो प्रभाव पड़ेंगे उसको शनि की साढ़े सती का योग कहते हैं। अब 7.5 साल इसलिए हुआ ये क्योंकि शनिदेव 30 साल में 12 राशियों को पार करते हैं, यानी कि ये 12 जो हाउसेस हैं, 12 राशियां हैं, 30 साल लगाते हैं पूरा हमारे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाने में, हमारे सौर मंडल का एक चक्कर लगाने में। तो इस तरह से एक राशि में शनिदेव 2.5 साल रहते। अब इस जातक का चंद्रमा अगर मकर राशि में है तो ऐसा देखा गया कि जब चंद्रमा धनु राशि में आता है तब से
इसके चंद्रमा पे यानी कि इसके लग्न के चंद्रमा पे शनि के अच्छे या बुरे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं और 2.5 साल आपको वो प्रभाव इस राशि में आएँगे, धनु में आएँगे और 2.5 साल यहाँ पे आएँगे और 2.5 साल जाते हुए शनिदेव देखे जाएँगे इफ़ेक्ट्स। इसके असर जो जाते हुए देखे जाएँगे यानी कि जाते हुए मतलब जब शनिदेव कुंभ राशि में होंगे। तो जैसे-जैसे गोचर का जो शनि है, चंद्रमा के नज़दीक आता जाएगा, उसके प्रभाव चंद्रमा पे यानी कि हमारे मन पे यानी कि उस जातक सबसे ज़्यादा पड़ते हैं और फिर जाते-जाते उसके प्रभाव धीरे-धीरे क्षीण हो जाते हैं और जब शनिदेव मीन राशि में पहुँच जाएँगे, तो फिर उसके प्रभाव उतने नहीं रहेंगे या बुरे अच्छे प्रभाव उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ये इस तरह से तो बनता है जो साढ़े साती का योग। तो आप ये ध्यान रखना कि गोचर के चंद्रमा को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे और लग्न के शनि को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे यानी कि ट्रांजिट को देखते हुए लग्न के चंद्रमा को देखेंगे और ट्रांजिट के शनि को देखेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें कोई गलती ना हो, तभी साढ़े साती का योग बनेगा और उसके अच्छे या बुरे परिणाम आएंगे। अब बात करते हैं कि इसके अच्छे बुरे परिणाम कैसे आएंगे और अच्छे कब आएंगे, बुरे कब आएंगे या किसको अच्छे आएंगे, किसको बुरे आएंगे। अब इस पे बात करते हैं। अब ये तो हमने ट्रांजिट पॉइंट ऑफ व्यू से समझा कि शनि का ट्रांजिट कैसे बनता है, लेकिन और इसको वैदिक में इसी ढंग से समझाया गया है। तो लाल किताब में शनि की साढ़े सती का तो कोई जिक्र है नहीं, तो फिर लाल किताब में कहाँ से आई शनि की साढ़े सती? आपने लाल किताब में एक योग देखा होगा, चंद्र शनि का योग। अब जिस जातक के टेवे में चंद्र और शनि इकट्ठे होकर बैठ जाएं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वो जातक जब पैदा हुआ तो उस समय ब्रह्मांड में शनि और चंद्रमा एक ही भाव में थे, यानी कि वो जातक साढ़े सती में ही पैदा हुआ। और इस योग को, चंद्र और शनि के योग को, लाल किताब बोलती है कि जब चंद्रमा और शनि दोनों मिल जाते हैं और एक भाव में होते हैं, तो उस समय उस जातक का केतु नीच का हो जाता है, यानी कि नीच केतु के प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि केतु के बुरे प्रभाव आने शुरू। तो अब यहाँ केतु कहाँ से आया और केतु अगर नीच हो भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि शनि और चंद्रमा के योग पे क्या फर्क पड़ता है। लाल किताब में एक और चीज बताई गई कि जो राहु और केतु हैं वो दोनों शनि के एजेंट मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड, और 11वें घर में शनि को न्यायाधीश कहा गया है। तो जब भी शनि अपना न्याय देता है, किसी जातक के लिए कोई न्याय करता है, तो वो कसम बृहस्पति की खाता है, क्योंकि 11वां भाव बृहस्पति और शनि दोनों का इकट्ठा मुश्तरका भाव है। लेकिन उसके जो राइट और लेफ्ट हैंड यानी कि उसके जो एजेंट्स हैं दोनों, तो मैं इसको राहु को नेगेटिव नोड बोलता हूँ और केतु को पॉजिटिव नोड बोलता हूँ, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा ना, पॉजिटिव नोड, नेगेटिव नोड। तो जो राहु है वो, और ये दोनों शनि के एजेंट यानी कि दोनों वकील हैं। तो एक वकील जो राहु है वो हमारे खिलाफ जिरह करता है और जो केतु है वो हमारे पक्ष में जिरह करता है। जो हमारे पक्ष का वकील होता है उसको आप केतु मान लीजिए और जो सरकारी वकील है उसको राहु मान लीजिए, यानी कि राहु हमारे खिलाफ खड़ा है और केतु हमारे पक्ष में लड़ रहा है। तो जिसका केतु अच्छा होगा यानी कि हमारे पक्ष का वकील अच्छा होगा, तो आपके कोर्ट में केस जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए कहा गया कि जिसका केतु अच्छा होगा तो उसका शनि अच्छा होगा। और साढ़े सती में चंद्रमा और केतु के मिलने से, चंद्रमा और शनि के मिलने से साढ़े सती योग में या चंद्र शनि के योग में केतु खराब हो जाता है। तो इसी वजह से उस जातक को भटकाव ज्यादा हो जाता है, उसका केतु खराब होने से बुरे केतु के उसको परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि साढ़े सती खराब होती है। लेकिन अगर आप अपना केतु अच्छा करके रखोगे तो साढ़े सती के बुरे प्रभाव नहीं आते या साढ़े सती को भी अच्छे में बदला जा सकता है। अब हम समझते हैं कि केतु अच्छा या बुरा होने से या राहु केतु के अच्छा या बुरा होने से शनि कैसे अच्छा बुरा हो जाता है। अगर राहु और केतु शनि के एजेंट हैं तो राहु और केतु के अच्छा या बुरा होने का शनि पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप सभी लाल किताब में जानते हो कि जो छठा घर है वो केतु का घर है, यहाँ पे केतु मंदा होता है और 12वें घर में केतु अच्छा होता है। और इसके विपरीत छठे घर में राहु अच्छा होता है और 12वें का राहु मंदा कहा जाता है। राहु अगर पहले घरों में हो और केतु अगर बाद के घरों में हो तो इससे शनि का स्वभाव खराब हो जाता है, यानी कि शनि खराब माना जाता है। इन जनरल राहु इन पहले घरों में हो और केतु अगर बाद के घरों में हो तो शनि सामान्यतया बुरा माना जाता है। केतु हमारा जो है वो हमारी चाल है, हमारे कदम है, यानी कि हमारे कदमों की हलचल को केतु कहते हैं और हमारे दिमाग की हलचल को राहु कहते हैं। केतु जो है वो
लिबरेशन का कारक है। केतु हमारे अच्छा केतु जो हमारे आराम का कारक है। अगर हमारे जीवन में आराम अच्छा है, हमारी रात की नींद अच्छी है, तो आप मान के चलिए कि आपका केतु अच्छा है। अगर आपके दिन में भटकाव बहुत ज़्यादा है, तो आपका केतु खराब है। तो जब ये स्थिति होगी कि हमारा केतु लेफ्ट साइड में होगा हमारे हॉरोस्कोप के और राहु हमारे राइट साइड में होगा हॉरोस्कोप के, तो उस स्थिति में ये दोनों प्लैनेट अच्छे हो जाते हैं और जब ये दोनों प्लैनेट अच्छे हो जाते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी कुंडली में शनि अच्छा होगा। अब आप इस जातक को ही देख लीजिए जिसका हॉरोस्कोप आपके सामने है कि इसका राहु हॉरोस्कोप के लेफ्ट साइड में है और केतु राइट साइड में है। तो क्या कहेंगे आप? इसका शनि कैसा है लग्न का? शनि ठीक है, इसमें लगन में बैठा है शनि। लगन का शनि नीच का होता है, खराब होता है लाल किताब के हिसाब से। पर अगर ये शनि दूसरे भाव में भी होता, चौथे भाव में भी होता या छठे भाव में भी होता, तब भी ये खराब ही माना जाता, क्योंकि इसमें राहु रूल के हिसाब से इसमें राहु पहले है और केतु बाद के घरों में है। तो इसका शनि इस समय खराब है। तो इसको साढ़े सती में किस प्रकार के असर आएंगे? अगर इसके पिंड में, इसके शरीर में शनि का एलिमेंट जो इसको लगन कुंडली में मिला है, वो खराब होके मिला है, तो जब गोचर का शनि इसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, इसके चंद्रमा के ऊपर से, तो इसके चंद्रमा को वो खराब करेगा। यानी कि इसको, इस जातक को साढ़े सती के बुरे प्रभाव आएंगे। अब इस स्थिति में अगर राहु पहले के घरों में है, तो चाहे उसके साथ शनि उससे पहले बैठ जाए, बाद में बैठ जाए, लेकिन शनि को खराब ही माना जाता है रूल के हिसाब से, ऐसा लाल किताब कहती है। वैसे अगर लाल किताब के हिसाब से देखें तो इसका केतु बृहस्पति के भाव में है, तो बृहस्पति के भाव में केतु अच्छा होता है और शनि लगन का नीच का होता है। तो इस नीच के शनि की वजह से इस जातक को साढ़े सती में बुरे प्रभाव आए। अब इसको क्या हम सजेस्ट करें कि इसको क्या करना चाहिए? तो क्योंकि हम अभी बात कर चुके हैं कि राहु और केतु शनि के एजेंट हैं, तो अगर इसमें केतु को अच्छा करेंगे, यानी कि इस जातक को अगर केतु के और उपाय बताएंगे या केतु अच्छा करने के और उपाय बताएंगे, तो उससे शनि इसका और अच्छा होना शुरू है। तो इस जातक के लिए शनि की साढ़े सती में केतु के जितने उपाय किए जाएं, उतना ही इसके शनि के जो दुष्प्रभाव हैं वो धुलते जाएंगे या वो कम हो जाएंगे। केतु के उपाय में अगर आप कुत्ते की सेवा करें या घर में कुत्ता पाल लें, तो उससे जातक का केतु अच्छा होना शुरू हो जाता है और रिश्तों में जो दामाद है, जीजा है या साला है, वो भी केतु का प्रतीक होते हैं। तो अगर उनकी सेवा करें, उनको प्रसन्न रखें, तब भी जातक का केतु अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इसका एक बहुत जेनेरिक सा उपाय है कि अगर आपके लगन कुंडली में राहु खराब हो और शनि की साढ़े सती चल रही हो, तो राहु खराब यानी कि जंग लगे हुए हथियार या जंग लगी हुई चीज़ें। तो ऐसा कहा गया है कि जंग लगी हुई चीज़ें, अगर हम जंग लगा हुआ कोई हथियार अगर जल प्रवाहित करें, और ये किसी भी भाव में किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका राहु खराब होना चाहिए। तो आप जंग लगा हुआ कोई भी हथियार अगर जल प्रवाह करें, तो इससे आपको साढ़े साती के जो असर हैं वो कम आते हैं या वो धुल जाते हैं, क्योंकि उससे जो राहु का जो बुरा प्रभाव है, बुरे राहु का जो प्रभाव है, वो खत्म हो जाता है जल प्रवाह करने से। और चूंकि शनि खराब है, जैसे कि पहले भाव में शनि खराब होता है, छठे भाव का शनि खराब होता है, अगर पहले और छठे भाव में अगर ये योग बन रहा है, तो ऐसे जातक को कहा गया है कि शनि के आशीय, शनि की चीज़ें जैसे कि जो बटुआ है या लोहे की चीज़ें हैं, उनका कम से कम संपर्क करे या उनके संपर्क में कम से कम आए। जो चमड़े का बटुआ है या जो लोहे की चीज़ें हैं, उनके कम से कम संपर्क में आए। किसी को अगर 12वें भाव में चंद्र और शनि का योग बन रहा है, तो क्योंकि शनि तो वहाँ पे अच्छा होता है, तो इसलिए उसका जो चंद्रमा ठीक करने के लिए कहा गया है कि वो 12 लीटर बरसाती का पानी अगर अपनी छत पे रखे या अपने घर में रखे, तो उससे उसको बुरे चंद्रमा के असर नहीं आते। और ऐसा अगर साढ़े साती में किया जाए, तो वो और लाभकारी रहता है। तो उपाय के नाम पे मित्रों, जातक अगर अपना केतु अच्छा रखे, यानी कि अपना व्यवहार अच्छा रखे, और उसके लिए अगर कोई कुत्तों की सेवा करे, कुत्तों को भोजन कराए या कुत्ता पाल ले, या जो रिश्तों में हमारे केतु हैं, हमारे जीजा, साला या दामाद, अगर उनकी सेवा करे, तो उस जातक का केतु अच्छा हो जाता है और केतु अच्छा होने से शनि अच्छा हो जाता है और शनि के जो साढ़े साती के जो प्रभाव हैं, वो आपको अच्छे आने शुरू हो जाते हैं अगर आपका केतु अच्छा रखेंगे आप। मित्रों, केतु हमारे हॉरोस्कोप का बहुत इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। केतु हमारी चाल है और हमारे हॉरोस्कोप में बाकी जो 8 ग्रह हैं, उन सबकी चाल भी केतु के ऊपर ही डिपेंड करती है। उन सबकी निर्भरता केतु के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर किसी जातक का हॉरोस्कोप में केतु खराब हो जाए, उसके बुरे व्यवहार की वजह से, उसकी गलतियों की वजह से, उसके आचरण की वजह से, तो उस जातक के
मुख्य तौर पे बहुत से अच्छे प्लैनेट अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि हर ग्रह की गति केतु से निर्भर होती है। बृहस्पति की जो हवा है, वो भी केतु से चलती है, उसको भी केतु गति देता है। जो कहते हैं ना कि राहु और केतु बुध के दायरे में घूमते हैं, तो अगर किसी का केतु अच्छा नहीं है, तो आप मान के चलिए कि उसका बुध भी अच्छा नहीं हो सकता। शुक्र राहु और केतु दोनों से मिलके बनता है, तो अगर केतु अच्छा नहीं है, तो आपका शुक्र अच्छा होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो हमारी चाल भी केतु है। अगर हमारी किसी जातक की किसी की चाल ही खराब हो जाए, हम कहते हैं ना मजाक में कि मेरी तो ग्रह चाल खराब होगी। अब ग्रह की चाल यानी कि उस ग्रह का जो केतु का अंश है वो खराब हो गया, और जिसकी ग्रह चाल खराब होगी, तो उस जातक को बाकी किसी ग्रह के अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, चाहे चाहे उसके हॉरोस्कोप में, उसके टेवे में बाकी के ग्रह उच्च के होके बैठे हों, क्योंकि उसकी चाल खराब हो गई है, उसका केतु खराब हो गया है। तो इसलिए केतु एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और उसको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको अच्छा रखोगे तो आपका शनि अच्छा होगा, शनि के व्यवहार अच्छे रखो। अब शनि अच्छा और किस तरीके से हो सकता है कि आप जो बुरे शनि के जो खान-पान है, यानी कि न खाने जैसी चीज़ें मत खाओ, मांस, मदिरा, अंडा, मांस, मीट, शराब। अगर शनि की साढ़े सती में आप ये छोड़ देते हो, तो आप मान के चलिए कि आपके टेवे में शनि खराब होते हुए भी खराब परिणाम नहीं देगा, दुष्परिणाम नहीं देगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि आप अपना केतु का व्यवहार अच्छा रखो, अपना केतु अच्छा कर लो और शनि के बुरे आशयों से दूर रहो, शनि के बुरे खान-पान से दूर रहो, तो उससे साढ़े सती पे आपको बुरे प्रभाव नहीं आएँगे। और अगर आपके टेवे में राहु, केतु और शनि अच्छे होके बैठे हैं, तो ये साढ़े सती आपको फर्श से अर्श पे पहुँचाने की ताकत रखती है। ये होती है शनि की साढ़े सती और ये होता है शनि महाराज का न्याय। तो इसीलिए शनि महाराज को लाल किताब न्यायाधीश कहती है कि वो 11वें घर का जो न्याय है, वो बृहस्पति का हल्फ लेके, यानी कि बृहस्पति की शपथ लेके, और राहु, केतु जो हमारे वकील हैं, उनकी जिरह के बाद, यानी कि राहु, केतु जिस प्रकार की भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे शनिदेव को, उस शनिदेव की कचहरी में, तो उस रिपोर्ट के आधार पे शनिदेव न्याय करते हैं। तो उसके लिए आपका अपना वकील है जो केतु है, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है शनि की साढ़े सती का मेन तंत्र। अगर ये आप समझ जाते हो और कोई जातक अगर अपने केतु को अच्छा रख लेता है, तो शनि की साढ़े सती में उसको दुष्परिणाम आने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। इसके विपरीत उसको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये शनि की साढ़े सती और इसका जो लाल किताब का जो स्वरूप है, लाल किताब में जो चंद्र और शनि की जो युति है, उससे जो जातक शनि की साढ़े सती में ही पैदा हुआ, उसके प्रभावों को समझने में आसानी मिली होगी। और आप मुझे बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसमें अगर हम कुछ मिस कर गए हों, मैंने उपायों को सरसरी तौर पे टच किया है कि जो जेनेरिक उपाय हैं केतु के या शनि के, वो आप करेंगे, तो जो भाव स्पेसिफिक उपाय हैं उसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगा। परंतु आप ये उपाय करें और बाकी मुझे इस वीडियो के चैट रूम में बताएँ, तो फिर हम इस पे और विस्तृत चर्चा कर सकते हैं या इसका और नया वर्ज़न बनाया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा शनि की साढ़े सती के ऊपर हमारा जो छोटा-सा विश्लेषण। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।